नमस्कार। मनी मंत्र के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और आज के अंक में हम बात करने वाले हैं जिस तरह से हेल्थ इंश्योरेंस में अब आयुष बाकी चीज़ों को भी अब शामिल करने की बात आ गई है कि अब इसमें किस तरह से हम आयुष को भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि IRDAI ने अब ये फैसला किया और तमाम लोगों को ये कहा है कि किस तरह से आप आयुष में हम जानते हैं कि चाहे वो आयुर्वेद हो, योगा हो, नेचुरोपैथी हो, इन तमाम चीज़ों को, यूनानी हो, सिद्धा हो, अब इसको भी उसके दायरे में शामिल कर लिया जाए। यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस तो है ही, अब उस इंश्योरेंस में उन तमाम कंपनियों को इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि IRDAI ने कहा है कि क्यों ना आयुष का जो इलाज हम करवाते हैं उस आयुष के इलाज को भी उसी इंश्योरेंस के दायरे में शामिल कर लिया जाए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल होगी इन तमाम कंपनियों की तरफ से अगर वो इस बात की शुरुआत करते हैं तो। और इसके क्या कुछ फ़ायदे होंगे, हमारे आपके जैसे जो लोग हैं उनको क्या कुछ फ़ायदा होगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त एक बहुत ही ख़ास मेहमान आपको समझाने के लिए, बताने के लिए जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विमल गोयल जी हैं जो कि बीमा के जानकार हैं, एक्सपर्ट हैं। विमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और विमल जी, सबसे पहले तो यही आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो IRDAI ने कहा है तमाम जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं कि देखिए आपने तो अभी तक जनरल इंश्योरेंस को आपने किया और कर रहे हैं बहुत अच्छे से, लेकिन क्यों ना उसमें आयुष पद्धति जो है, क्योंकि बीते 9 वर्षों में 10 वर्षों में सरकार की कोशिश भी है कि आयुष के जरिए जो ऑल्टरनेट एक स्वास्थ्य पद्धति है उस पर ध्यान दिया जाए, उसको भी उसमें उस कवर में शामिल कर लिया जाए। सबसे पहले सर आपकी प्रतिक्रिया, कैसे आप इसे देखते हैं? देखिए, ये एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट है क्योंकि कोविड के अंदर देखा गया था कि जो एलोपैथी है इसके अलावा जो बाकी पत्तियां हैं उनकी भी अच्छी वैल्यू है और इंडिया में प्रचलन है उसका। तो जो चीज़ इंडिया में प्रचलित है उस चीज़ को हेल्थ इंश्योरेंस से क्यों वंचित रखा जाए या उसको क्यों डिफरेंशियल ट्रीटमेंट हो। बिल्कुल। तो अभी वैसे तो देखो, आयुष के लिए IRDAI ने पहले भी एफर्ट किए हैं, पहले भी आयुष को जो है शामिल करने के लिए एडवाइजरी था, अभी इंश्योरेंस कंपनी करे इसके लिए। ऑलरेडी 15 इंश्योरेंस कंपनी से ज़्यादा ऑलरेडी आयुष का ट्रीटमेंट इंश्योरेंस की पॉलिसी में, बहुत सारी पॉलिसी में कवर होता है। लेकिन वो एट पार नहीं है एलोपैथी में, उसके लिए कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ और चीज़ें प्रॉब्लम आती थी। अब IRDAI ने ये कह दिया है कि इस ट्रीटमेंट को आप एलोपैथी जैसे होता है उस तरह से बराबर का ट्रीटमेंट देंगे आप इसको। तो इक्वल ट्रीटमेंट जो है एट पार ट्रीटमेंट होगा। उसके लिए इंश्योरेंस कंपनीज को, सभी इंश्योरेंस कंपनी को बोला गया है कि 1 अप्रैल से, आने वाली 1 अप्रैल 2024 से आप एक बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी बनाइए, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पेश करके एक पॉलिसी बनाइए। इंश्योरेंस कंपनीज को जो है वो अपनी मेडिकल पॉलिसी में, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में इसको आयुष ट्रीटमेंट को शामिल करे, इसको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए। और मेन मुद्दे की बात जो ये है कि इसको कैशलेस में शामिल किया जाए। यानी नेटवर्क जो हॉस्पिटल होता है, आप यदि एक मान लीजिए एलोपैथी हॉस्पिटल में जा रहे हैं और आपको कैशलेस मिल रहा है, आप आयुर्वेद में जा रहे हैं, नेचुरोपैथी में जा रहे हैं, आपको कैशलेस नहीं मिल रहा है, आपको पहले अपनी जेब से पैसा देना पड़ता था। अब ये बोल दिया गया है कि आप इसको नेटवर्क में शामिल करके आप इसका कैशलेस भी अलाउ कीजिए। तो ये एक बहुत मेजर डेवलपमेंट है कि कैशलेस में आने 1 अप्रैल से आने के लिए बोल दिया गया है सभी इंश्योरेंस कंपनीज को। ठीक है, लेकिन विमल जी, जिस तरह से अभी तक हम जानते हैं कि जो एलोपैथिक तरीका है और उसके ज़रिए जो लोग इंश्योरेंस लेते हैं, कंपनीज़ हैं, उन कंपनीज़ के लिए भी उनके पर्सपेक्टिव से हम समझना चाहेंगे कि वो इस फैसले को कैसे देखते हैं। हालांकि बहुत ही कम वक्त दिया गया है, 1 अप्रैल अब बस कुछ ही दिनों के बाद आने वाला है। ऐसे में वो खुद को कैसे एडजस्ट करें खुद को, और हम जानते हैं कि बहुत सारे अस्पताल इसको लेकर हैं, बहुत सारे आयुष के डॉक्टर्स हैं वो हैं, कैसे वो खुद को एक्लिमेटाइज करें इस फैसले के हिसाब से? देखिए, आपकी बात सही है कि अभी टाइम उनके पास में 2 महीने का टाइम है, लेकिन इससे पहले जो है वर्किंग ग्रुप था, इंश्योरेंस कंपनीज को मालूम है ऑलरेडी कि ऐसा जो है चल रहा है। और 2016 के अंदर 2019 में आयुष की डेफिनेशन आ गई थी, आयुष हॉस्पिटल की डेफिनेशन
हेल्थ रेगुलेशंस के अंदर शामिल कर दिए गए थे। आयुर्वेद जो आयुष केयर सेंटर है उसकी भी डेफिनेशन आ गई थी। और बहुत सारी, मैंने बताया ना कि बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी ऑलरेडी कवर दे रही है। मोर देन 50 इंश्योरेंस कंपनी ऑलरेडी कवर दे रही है अपनी पॉलिसी के अंदर। लेकिन अभी जो बात आ रही है उसको कैशलेस करने के लिए, तो आपकी बात सही है कि 2 महीने में उसको नेटवर्क में शामिल करना, हॉस्पिटल्स को अप्रोच करना, तो टाइम थोड़ा शायद कम पड़ सकता है। तो एक ट्रांजिशनल पीरियड होगा जिसके अंदर थोड़े से हिकअप्स हो सकते हैं, थोड़ी सी इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज मेरे ख्याल में मेंटली रेडी है और उसके लिए अभी जोर शोर से काम होगा। हालांकि देखिए, ये भी आपको हमें मानना पड़ेगा, ग्राउंड रियलिटी ये है कि ऐसे हॉस्पिटल्स, आयुष वाले हॉस्पिटल्स जो इंडोर ट्रीटमेंट देते हैं उनकी संख्या कितनी है, उन्हीं को ही अप्रोच करना है। क्योंकि आपको ये सबको ये मालूम है कि मेडिकल क्लेम के अंदर, हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर जो कवर होता है उसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, वो होती है कि मिनिमम 24 आवर्स का हॉस्पिटलाइजेशन होना चाहिए। बिल्कुल। तो वो जो, तो उसके लिए आपके पास में इंडोर बेड फैसिलिटी अवेलेबल होना चाहिए, 24 आवर आपके पास में मेडिकल प्रैक्टिशनर अवेलेबल होना चाहिए। उसकी जो कंडीशन कंप्लाई करने वाले जो हॉस्पिटल्स हैं उनको ही अप्रोच करना है उनको। लेकिन बिमल सर, ये तो आपात स्थिति की बात हो गई। आयुष पद्धति जो है उसमें आपात की तो कोई ऐसी कोई स्थिति होती नहीं है। ये तो एक, आप जाइए, उसमें एक बहुत लंबा टाइम लगेगा, आपको हील होने में भी टाइम लगेगा। एलोपैथी में क्या है कि आप जाइए, तत्काल आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत हो जाती है। लेकिन उसके ऑपोजिट आयुष में तो ऐसी कोई स्थिति होती नहीं है। तो देखो, मैं आपको भी और दर्शकों को इस बड़ा क्लियर करना चाहूंगा कि जो ये आयुष का ट्रीटमेंट कवर होता है, इसके अंदर आउटडोर ट्रीटमेंट कवर नहीं होने वाला है। कोई गलत एक्सपेक्टेशन नहीं आनी चाहिए इसके अंदर, क्योंकि मेडिक्लेम की जो बेसिक पॉलिसी जो है, आप यदि एलोपैथी में भी जाते हैं, आपका क्या कवर होता है? आपको हॉस्पिटलाइजेशन कवर होना चाहिए। उसके अंदर एज ए आउटडोर ट्रीटमेंट, आप किसी डॉक्टर के पास में आउटडोर में गए, आपको पर्ची दे दी गई, आपको ट्रीटमेंट दे दिया गया, टेस्ट करवा दिया गया, वो आपकी पॉलिसी में आज भी 99% पॉलिसी में आज भी कवर नहीं है। कुछ एक्सेप्शनल पॉलिसी है जिसमें कवर दिया गया है वो। तो आयुष के लिए एट पार बोला गया है, यानी कि जो एलोपैथी को जो ट्रीटमेंट मिल रहा है इंश्योरेंस पॉलिसीज में, वही आयुष को मिलेगा, वही आयुर्वेद को, नेचुरोपैथी को, होम्योपैथी को, सिद्धा को, यूनानी को मिलेगा। तो आप यदि जैसे डॉक्टर के पास में गए, या एक आयुर्वेद के स्पेशलिस्ट के वैद्य के पास में गए, या होम्योपैथी के डॉक्टर के पास में गए और उसने पर्ची दे दी कि आप ये चीज़ दे दीजिए, या अपनी खुद की मेडिसिन दे दी, आप आ गए, तो वो न तो एलोपैथी में कवर्ड है, न ही आयुष के अंदर ट्रीटमेंट ले लिया आपने, तो इंश्योरेंस पॉलिसी में दोनों ही कवर नहीं होने वाले हैं। ऐसे में एक तो ये कहा गया IRDA की तरफ से बिमल जी कि जो जितनी कंपनीज हैं वो गाइडलाइंस जारी करें, वो एक स्पष्टीकरण दें जो उनके पॉलिसी होल्डर्स हैं। और दूसरी बात ये भी कहा गया है कि ये मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि ये जो आयुष को अगर आप शामिल कर लेते हैं, तो जो एग्जिस्टिंग आपके पॉलिसी होल्डर्स हैं, या फिर आपने जो एग्जिस्टिंग आपने जो इंश्योरेंस ले रखा है, क्या उसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐड होगा या आपको अलग से उसमें ऐड करवाने होंगे? अगर आपको अलग से ऐड करवाने होंगे तो क्या ये चार्जेबल होंगे या फ्री होंगे? इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, जो गाइडलाइंस इशू होती हैं नॉर्मली वो प्रोस्पेक्टिव होती हैं, यानी 1 अप्रैल के बाद में जो नई पॉलिसी इशू होगी, जो रिन्यूअल होगा, उनके अंदर शामिल करने के लिए तो उनके लिए कंपलसरी हो गया। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि पुरानी पॉलिसीज में, बहुत सारी पॉलिसीज में कवर है आयुष। अब उसके अंदर नेटवर्क जो कवरेज है, यानी कैशलेस ट्रीटमेंट कवर है, वो पुरानी पॉलिसीज में भी आ जाएगा 1 अप्रैल के बाद में। लेकिन जैसे बताया, कुछ ट्रांजिशनल जो है इशू आ सकते हैं। तो लेकिन पुराने आप यदि कोई नया बीमा लेने वाले हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट आएगा। पुरानी पॉलिसीज के अंदर ऑलरेडी कवर्ड है तो उसको कैशलेस शामिल होने जा रहा है। पुरानी पॉलिसी में कवर्ड नहीं है तो वो रिन्यूअल के समय कवर होगा आपके लिए। उसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्जेबल नहीं है, क्योंकि प्रीमियम तो आप दे रहे हो एक ट्रीटमेंट के लिए, कोई बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए दे रहे हो आप ये, चाहे वो आप आयुष ले रहे हो या एलोपैथी ले रहे हो, तो वो कौन सी आप ब्रांच से ट्रीटमेंट ले रहे हो उस कारण से प्रीमियम पर फर्क नहीं पड़ता।
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे कि जिस तरह से 1 अप्रैल 2024 के बाद से वह कंपलसरी हो जाएंगे तमाम कंपनीज की तरफ से कि उसमें आप आयुष जो इलाज पद्धति है उसको भी शामिल करें, क्योंकि इसका जो क्रेज़ है हम देखते हैं कि लगातार बढ़ता जा रहा है। एलोपैथी तो है ही अपनी जगह, लेकिन आयुष को लेकर जिस तरह से बीते 10 वर्षों में सरकार की तरफ से भी एक जागरूकता चलाई गई, उसको अब लोग अब एक्सेप्ट कर रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं, लोग काफ़ी जागरूक भी हुए हैं। अब सरकार की तरफ से IRDAI की तरफ से यह फैसला किया गया है कि अगले कुछ महीनों के बाद यानी कि 1 अप्रैल 2024 के बाद से जो आयुष पद्धति है, नेचुरोपैथी और तमाम चीज़ें जो हैं, योगा की बात कर लें, यूनानी की बात कर लें, सिद्धा की बात कर लें, होम्योपैथी की बात कर लें, अब इसको भी उस जो बीमा कंपनीज हैं उनको शामिल करना होगा अपने पॉलिसीज में। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होंगे। हम विमल साहब के पास आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस विषय पर और भी विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। मैं IT प्रोफेशनल, मुझे मार्केट और इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा नहीं पता था। सो NPS के प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट के थ्रू अब ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग बढ़िया चल रही है। मैं जितनी आसानी से इतने सारे एप्स यूज करता हूँ, बस इतना ही इजी और एक्सेसिबल है ऐप के थ्रू मेरा NPS अकाउंट। रिटर्न्स, इन्वेस्टमेंट, सब चीजों का ट्रैक रखना बिल्कुल आसान है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं आयुष को, जिस तरह से IRDAI ने कहा है कि जितने भी कंपनीज हैं जो कि इस तरह की पॉलिसीज को इशू करती हैं, अब उसमें भी शामिल कर लिया जाए। इस विषय पर हम लगातार बातचीत कर, हमारे साथ खास मेहमान बिमल गोयल जी लगातार बने हुए हैं, और हमारे साथ एक दर्शक भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रूपचंद भोसले जी हैं जो कि छत्तीसगढ़ से इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। रूपचंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ सर, नमस्कार। गोयल साहब और मिश्रा साहब को नमस्कार। नमस्कार। हाँ। पूछिए सर, सवाल पूछिए। हाँ, मेरा प्रश्न ये है सर कि आफ्टर रिटायरमेंट 2018 में मैंने HDFC और एक्सिस की पॉलिसी ली थी और ICICI प्रूडेंशियल की, लेकिन मैं कोरोना पीरियड आने के कारण मैं फिर प्रीमियम पटा नहीं पाया। 1-1 लाख, 1.5 लाख, 50,000 की पॉलिसियाँ थी, एनुअल प्रीमियम वाला। ओके। तो अब वो बोल रहे हैं कि लैप्स हो गई आपकी पॉलिसी, तो क्या वो पैसे मुझे वापस हो जाएंगे? रूपचंद जी, आज तो विषय कुछ दूसरा है, लेकिन चलिए हमारे साथ विमल जी बैठे हुए हैं, इन मामलों के एक्सपर्ट हैं, मैं उससे चाहूंगा कि वो इस पर टिप्पणी करें। विमल जी, देखिए, उसके अंदर पॉलिसी में कंडीशंस होती हैं। आपको एक तो मिनिमम पीरियड जो है, आपको यदि पैसा वापस लेना है तो मिनिमम कितने नंबर ऑफ ईयर्स के लिए आपने प्रीमियम पेमेंट किया है, एक तो इस पर डिपेंड करता है। दूसरा, लेफ्ट पॉलिसीज को वापस चालू करने के लिए भी प्रोविजन होता है पॉलिसी के अंदर। तो ये सब बातें तो आपके जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट में जो लिखा होता है, कंडीशंस लिखी होती है, उसको देखने के बाद में आपका जो भी एजेंट है, जो भी इंश्योरेंस कंपनी है, आप उससे पूछेंगे। आप 2 चीज़ें पूछ लीजिए उनसे। नंबर 1 कि इसमें जो मिनिमम पीरियड जो था वो पूरा हो गया है क्या, नहीं हुआ है, और मेरे को पैसा मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। और यदि वो कहते हैं नहीं मिल सकता है, तो मेरे को ये रिलेफ्ट पॉलिसी को वापस चालू करने के लिए क्या प्रोसीजर है, मैं पुराना प्रीमियम पेमेंट करना चाहता हूँ। यदि आप कर सकते हैं तो पुराना प्रीमियम पेमेंट करके उसमें कुछ वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और वो पुराना प्रीमियम प्लस इंटरेस्ट करके उसको आप दोबारा इफेक्टिव कर सकते हैं। ऐसा जनरली प्रोविजन होता है, लेकिन डिटेल में आपका पॉलिसी डॉक्यूमेंट देखना पड़ेगा। चलिए विमल सर, लेकिन मेरा एक और सवाल ये है कि आयुष से संबंधित जितने भी अस्पताल हैं, और हम जानते हैं कि आयुष चूँकि एक बहुत पुरानी पद्धति है, देश में नीम हकीम ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो अपने अपने तरीके से अलग अलग शहरों में, गांव में इस तरह की चीज़ें चला रहे हैं, लोग वहां पे जाते हैं। तो IRDAI के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि किस तरह से इन तमाम चीज़ों को एक स्ट्रीमलाइन किया जाए, उनकी क्वालिटी कैसी है उसको चेक किया जाए, तभी आप उसको शामिल कर सकते हैं। नहीं तो फिर कल की तारीख में इस तरह की समस्याएं आएंगी कि आप किसी गलत लोगों के चक्कर में पड़ गए या फिर गलत जगह चले गए, जिससे आपका नुकसान हो गया। आपकी बात बिल्कुल सही है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो नीम हकीम जो होते हैं, बहुत सारे लाइसेंस्ड होते हैं, बहुत सारे लाइसेंस नहीं होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो बात जो कर रहे हैं, इस इंश्योरेंस पॉलिसी कवरेज की बात कर रहे हैं, हम उन नीम हकीम की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि एक
प्रॉपर सेंटर होना चाहिए जिसे लोकल अथॉरिटी से लाइसेंस मिला हुआ होगा। उसके अंदर क्वालिटी चेकअप के लिए। हाँ, पॉलिसी में, यदि पॉलिसी में आप कवरेज चाहते हो आप ये, तो उसके लिए पॉलिसी में यदि ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे आप, तो वहां पर उसके पास में प्रॉपर जो है सेंटर होना चाहिए, या तो हॉस्पिटल हो, केयर सेंटर हो, 24 आवर वहाँ पर मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए, वहाँ पर इन बेड फैसिलिटी होनी चाहिए, और लोकल अथॉरिटीज़ के पास में आप रजिस्टर होने चाहिए। जैसे ही ये चेक आएंगे तो ऑलरेडी जो आपके जो मार्केट में और जो लोग हैं वो एक नंबर आउट हो गए, नंबर 1। नंबर 2, इवन उसके बाद में भी आपने जैसे बोला कि कुछ, देखो सभी लोग शरीफ नहीं होते हैं, तो कुछ लोग इसको फ्रॉड करने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ लोग अपना अपना तरीके से सोच सकते हैं कि इस तरह से पॉलिसी से कैसे बेनिफिट लिया जाए। तो आईआरडी ने ये कहा है कि इंश्योरेंस कंपनी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाएगी ताकि कोई व्यक्ति इसके अंदर फ्रॉड से जो है कोई क्लेम नहीं ले पाए। तो वो भी बोला गया है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर होगा, और प्रोसीजर बाकायदा जो है वो पब्लिश होगा, ताकि दोनों के लिए बढ़िया है, इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी बढ़िया है और इंश्योर्ड के लिए भी बढ़िया है। यदि कोई व्यक्ति गलत क्लेम लेता है तो उसका जो बोझ है, उसका जो इफेक्ट है, वो सारे समाज पर आता है। क्यों आता है कि इंश्योरेंस कंपनी की स्कीम क्या है, एक पूल है। आप लाखों लोगों से, फॉर एग्जांपल आप 100 लोगों से आप प्रीमियम ले रहे हैं, और एक जिसको बीमारी आ गई उसको दे रहे हैं, तो जो क्लेम लेने वाले बहुत कम परसेंटेज होता है। यदि क्लेम गलत कोई ले जाता है, इसका मतलब इंश्योरेंस कंपनी की आउटगो बढ़ गई है, इंश्योरेंस कंपनी का खर्चा बढ़ गया है। तो जब वो रिन्यूअल के लिए आएगा या जो ओवर टाइम आएगा, इंश्योरेंस कंपनी को देखना पड़ता है कि वो प्रीमियम मेरे को बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। तो जनरल प्रीमियम टेबल जो चलती है वो इस तरह से चलती है कि उनका एक्सपीरियंस क्या चल रहा है। इसमें विमल सर, आपको क्या लगता है कि जब आयुष को शामिल कर लिया जाएगा तो क्या बहुत ज्यादा प्रीमियम के तौर पे बोझ बढ़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा, या फिर टॉलरेबल होगा कि बहुत कम? क्योंकि आयुष पद्धति है, पुरानी पद्धति है, भारतीय पद्धति है, तो उस हिसाब से चार्जेस कम होंगे। नहीं, मेरे ख्याल में इसका प्रीमियम पे कोई असर न कम होने में न ज्यादा होने में कोई असर नहीं आने वाला है। उल्टा मेरे ख्याल में तो ये है कि आप आयुर्वेद के जो हॉस्पिटल है, मान लीजिए नेचुरोपैथी के हॉस्पिटल है, वो जो है खर्चा उनका रिलेटिवली कम होता है। पर डे जो बेड का चार्ज होता है, रूम का चार्ज होता है, या जो मेडिसिन का खर्चा जो होता है, जनरल इंप्रेशन ये है कि वो खर्चा कम होता है। तो मेरे को ये लगता है कि वही प्रीमियम में इसका असर नहीं आने वाला है। ओनली थिंग इज कि इसको अब शामिल करके अपने एट पार ले आए हैं एलोपैथी के। ठीक है, एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे विमल सर, और उसके बाद जब आएंगे तो और भी कुछ सवाल है वो आपसे जानेंगे। रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मार्केट पे तो बहुत सारे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन मेरी नजर में एनपीएस से बढ़िया और कुछ नहीं। प्रेजेंटली जो मेरा बैंक अकाउंट है, उसी की नेट बैंकिंग ऐप के थ्रू मैंने अपना एनपीएस ओपन किया। अब एनपीएस के ऐप के थ्रू मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है, कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं, बहुत इजीली ट्रैक हो जाता है। अब तो इसमें सिस्टमैटिक लमसम विड्रॉल का ऑप्शन भी आ गया है, व्हिच इज ग्रेट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 13.5 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम लगातार आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान विमल गोयल जी लगातार जुड़े हुए हैं। विमल सर, मेरा एक और सवाल कि इस दृष्टिकोण के पीछे आपकी समझ क्या कहती है कि ये जो शामिल किया गया है उसमें सरकार की ये कोशिश है कि जो बहुत पैसे एलोपैथी में खर्च हो रहे हैं, हालांकि ये जो गरीब है उनके लिए तो तमाम योजनाएं हैं, जन आरोग्य योजना है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी पॉकेट पे तो खर्च पड़ता ही है।
ऐसे में एक ऑल्टरनेट जो एक चिकित्सा पद्धति हमारे सामने आयुष बहुत ही जो कि ओके टेस्टेड बहुत ही ठीक है और विश्वसनीय है, क्या आपको लगता है कि सरकार की ये एक मंशा है, एक सोच है कि लोग एलोपैथी की जगह अब होम्योपैथी को, नेचुरोपैथी को, योगा को, यूनानी को, सिद्धा को, आयुष पद्धति की तरफ शिफ्ट हों, ताकि न सिर्फ उनके पॉकेट पे बल्कि जो पूरी इकोनॉमी है उस पर भी कम उसका इफेक्ट पड़े? देखिए, आपने बात की है, जनरली बिल्कुल सही बात की है। सरकार की मंशा ये है कि एलोपैथी को प्राइमरी ट्रीटमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी के हिसाब से और आयुष को सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्यों मिले, तो उसको एट पार ले आए हैं। एट पार ले आए हैं तो यदि मान लीजिए किसी को अपनी जेब से खर्चा नहीं करना पड़ता है, कैशलेस मिलता है, तो इसका आयुर्वेद जो है प्रमोट होगा, यूनानी प्रमोट होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप आयुर्वेद के अंदर पंचकर्मा ट्रीटमेंट होता है, बिल्कुल, जो कहते हैं कि अंदर से पूरा जो है सफाई करता है, बिल्कुल ठीक करता है, आपका बीमारी का इलाज भी करता है। तो यदि आप ऐसा ट्रीटमेंट ले रहे हैं जिसके अंदर आपका इलाज भी हो रहा है और अंदर से बिल्कुल ठीक हो रहा है, जो सॉलिड चीजें, जो अच्छी चीजें हैं आयुर्वेद के अंदर, उसका प्रचलन होना चाहिए। और प्रचलन होने में जो बाकी, तो देखो हर व्यक्ति के इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि वो किस चीज में, किस पत्ती में विश्वास करता है कि नहीं करता है। लेकिन यदि मान लीजिए मैं आयुर्वेद में विश्वास करता हूं या किसी और ब्रांच में विश्वास करता हूं, तो मैं उसको सिर्फ इस कारण से कि इंश्योरेंस कंपनी में जाऊंगा तो मेरे को खर्चा नहीं मिलेगा और मैं एलोपैथी में चला जाऊंगा, अब वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि मेरा विश्वास आयुर्वेद में है, मेरा विश्वास सिद्धा में है, होम्योपैथी में है, तो मैं उसमें जाऊं। ठीक है, ये मंशा है सरकार की, आप उसको जो है बराबर पर ले आए। बिल्कुल बिल्कुल। ये इंडिया की पत्तियां हैं, मतलब मोस्टली इंडिया में प्रचलित है ये। और इंडिया में रहते हुए भी हम यदि आयुष को सेकेंडरी ट्रीटमेंट दें तो वो ठीक बात नहीं थी। अब उसको सेकेंडरी के बजाय दोनों को बराबर पर लाकर रख रहे हैं। एक समान ट्रीट करने की कोशिश है ताकि जो एक प्राइमरी और सेकेंडरी वाली बात ना हो, बिल्कुल बिल्कुल दोनों ही प्राइमरी हो। सरकार ये कोशिश कर रही है। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं। बाकी तो सब डिपेंड करेगा कि आपके इंडिविजुअल चॉइस पर, बिल्कुल जिसको ट्रीटमेंट लेना है वो कौन सी पत्ती को चाहता है। मैं इस पे भी आऊंगा, लेकिन हमारे साथ एक दर्शक श्याम जी हैं इस वक्त, जो कि पठानकोट से इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद हैं। श्याम जी, आपका स्वागत है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी अशीम जी, आपको नमस्कार। गोयल साहब को नमस्कार। जी नमस्कार। IRDA और भारत सरकार ने बहुत अच्छे प्रयास कर रही है कि सेहत बीमा सबको मिले। दिक्कतें ये आती है कि जो हमारी कीमतें हैं हेल्थ इंश्योरेंस की, वो पहले बहुत ज्यादा है और उसमें कस्टमर जो चाहता है कि उसमें एक तो GST बहुत ज्यादा है। आपके माध्यम से मेरा यही दरखास्त रहेगी भारत सरकार को कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसमें एक तो GST को कम करा जाए, और जो कीमतें हैं, जो हॉस्पिटल के चार्जेस रहते हैं बहुत ज्यादा रहते हैं कई जगह पे, और बहुत सारे जो कवर हैं वो छूट जाते हैं, कस्टमर ले ही नहीं पाता है, उसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है। तो उसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन किया जाए ताकि एट पार बहुत सारे जो लोग हैं जो ज्यादा कीमत की वजह से वो पॉलिसीज के कवर अप नहीं ले पाते हैं, उसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन करके कम किया जाए और ज्यादा लोग जुड़ सके। लेकिन श्याम जी आप इस बात को मानेंगे कि ये जो एक फैसला लिया गया है कि अप्रैल से अब आयुष पद्धति को भी इसमें शामिल कर लिया जाए, ये तो सराहनीय पहल है सरकार की तरफ से। लेकिन आपका जो सवाल है मैं बिमल जी आपसे लेना चाहूँगा, इसका अगर आंसर दे। बहुत से लोगों के मन में होता है कि जो प्रीमियम है, वो जो चार्जेस हैं GST, वो उसको और कम कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए, प्रीमियम का डिसीजन जो है, आप इसके पीछे पूरी साइंस है, एक्चुअल साइंस होती है। इंश्योरेंस कंपनीज में एक्चुअली जो होते हैं वो स्टडी करते हैं डेटा को और देखते हैं कि कितना क्लेम आ रहा है, किस एज ग्रुप से आ रहा है, किस सिटी के हिसाब से आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद प्रीमियम रेट डिसाइड होता है। तो यदि जनरल पब्लिक क्लेम ज़्यादा कर रही है, जनरल इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा है, तो नेचुरली प्रीमियम भी बढ़ेगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज अपनी जेब से नुकसान करके देने के लिए तो नहीं बनी है ना। लेकिन ये बात भी सही है कि जो आम पब्लिक है उसके लिए अफोर्डेबल हो, और अफोर्डेबिलिटी के लिए जितना संभव हो सकता है वो किया जा रहा है। उसके लिए आप जो है अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज को पूरी चॉइस दे रखी है। अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी अपना अपना प्रोडक्ट और अपनी अपनी जो है प्रीमियम रेट्स देते हैं। तो आपको
स्टडी ये करना है कि लेकिन विमल सर, जो सवाल श्याम जी ने पूछा पठानकोट से, उसको मैं भी सपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ कि उनका यही कहना है, और बहुत से लोग इसलिए आज की तारीख में भी हिचकिचाते हैं इंश्योरेंस लेने से, क्योंकि जो प्रीमियम चार्जेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती है, पॉकेट अलाउ नहीं करते हैं। इसलिए लोग, हम जब कहते हैं कि उस एम्बिट में लोग आइए, सरकार की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेल्थ इंश्योरेंस लें, लेकिन अभी भी जो लोग छूटे हुए हैं उनके मन में भी यही है। और उनसे जब मेरी बातचीत होती है, कहते हैं कि देखिए साहब, जो प्रीमियम चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, हम अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में खर्च करें या फिर इधर दें, तो ये एक दुविधा होती है उनके मन में। देखिए, ये जनरल इंप्रेशन जरूर बना हुआ है, लेकिन मैंने विदेश में भी काम किया हुआ है, अलग अलग कंट्रीज में बात करते हैं तो प्रीमियम रेट यदि परसेंटेज में देखा जाए ना, तो इंडिया में बहुत कम है रेट, और कंट्रीज के कंपैरिजन में। तो ये ठीक है, आपको अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन जैसे बताया ये तो कमर्शियल डिसीजन है ना। जी 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 भाई, आप कोई भी व्यक्ति जो है, हालांकि IRDAI लगातार इस पर पूरी नज़र बनाए हुआ है कि किस तरह से जो चीज़ें हैं वो बैलेंस में रहे, बहुत ज़्यादा उसके चार्जेस ना हो। हालांकि फिर भी लोगों की ये चाहत है कि इसमें प्रीमियम जो है वो और भी कम हो सके। तो सरकार का डिसीजन है, GST में तो आप कुछ कर सकते नहीं, सरकार का बिल्कुल सरकार के। विमल जी, हम एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो बहुत ही समय कम है, एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे, रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। मैं IT प्रोफेशनल, मुझे मार्केट और इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा नहीं पता था। सो NPS के प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट के थ्रू अब ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग बढ़िया चल रही है। मैं जितनी आसानी से इतने सारे एप्स यूज करता हूँ, बस उतना ही इजी और एक्सेसिबल है ऐप के थ्रू मेरा NPS अकाउंट। रिटर्न्स, इन्वेस्टमेंट, सब चीजों का ट्रैक रखना बिल्कुल आसान है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और बिल्कुल इस समय के हम आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं इस कार्यक्रम के। विमल सर, आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो बदलाव किए गए हैं 1 अप्रैल 2024 से, कैसे देखते हैं, क्या कुछ आपका कहना है इस पर आखिर में? देखिए, ये जनता के लिए एक बढ़िया चीज है। हमारी जो आयुष जो पद्धतियां हैं, जो आयुष के अंदर शामिल पद्धतियां हैं, नेचुरोपैथी, योगा, यूनानी, होम्योपैथी, इन सब के लिए, सिद्धा, इन सब के लिए बहुत अच्छा है। तो एक नई पहल है। तो आने वाले टाइम के अंदर ये जो पद्धति जितनी भी आयुष के अंदर कवर्ड हैं, इसको प्रमोशन होगा, हमारी ये उम्मीद है, और ये होना भी चाहिए था। तो सरकार का ये बहुत ही अच्छा मूव, बहुत अच्छी पहल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विमल से हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ ही मनी मंत्रा के आज के संग में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मनी मंत्र के प्रायोजक थे नेशनल पेंशन